जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 22 संसद देख रहे थे। उसी का हम लोग अगला पार्ट अब देखेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी संसद से रिलेटेड हैं और जो शब्दावली हैं इसके बीच में जो आते हैं वो सभी को देखेंगे आज हम लोग। देखिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब ये सदन का नेता। तो सदन का नेता का क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय, प्रधानमंत्री यदि वह लोकसभा का सदस्य है या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो कि लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण और उपनेता मनोनीत करने का अधिकार होता है इसे। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक सदन का नेता अपॉइंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो मैनेजमेंट करता है दोनों तरफ का। दोनों सदन के अपने अपने जो नेता होते हैं वो लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। बस इन लोगों का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा शब्दावली आता है सदन का नेता, तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। और कौन इसको मनोनीत करेंगे? प्रधानमंत्री। देखिए, अब ये है विपक्ष का नेता। ये सब वर्ड हो सकता है कि आप लोग पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संसद के अंतर्गत ये सारी शब्दावली यूज होते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, कई लोगों को पता भी होगा ये सारी चीज़ें। देखिए, अब संसद, ये जो विपक्ष का नेता, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता मतलब सबसे पहले तो एक जो है वो सदन का नेता रहेगा, ठीक है ना, वो अलग है। अब विपक्ष का नेता यानी कि जिस दल का सरकार है उसके विरोध में अगर कोई और दल है, ठीक है, वो जो होता है वो विपक्ष कहलाता है। उस विपक्ष का, और वो जो नेता होगा वो विपक्ष भी ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, विपक्ष में भी सबसे मजबूत विपक्ष होगा। समझ रहे हैं आप? जिस दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग, उसके अंतर्गत हम लोग विपक्ष या नेता चुनते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि जो सबसे बड़ा पार्टी जो होगा विपक्ष का, उसी को हम लोग उसी में से विपक्ष का नेता चुनते हैं। इनकी संख्या पर ही उनके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना, विकल्प, यानी कि एक तरीके से क्या होगा कि जब सरकार, जो मेन गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जिस दल की सरकार है, और ये विपक्ष का नेता, तो सरकार कैसे काम कर रही है, क्या करना चाहिए, एक तरीके से क्या होता है, आलोचना करता है कि ये गलत कर रही है, ये सही कर रही है। इससे क्या होता है कि जो सरकार है उसको एक दिशा भी मिलता है, दिशा निर्देश भी मिलता है, और वो एक तरीके से कोई गलत काम भी नहीं कर सकता। तो इसलिए विपक्ष का नेता भी मजबूत होना जरूरी है। तो ये इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष का नेता को 1977 में महत्व मिली, ठीक है। और उसका जो वेतन, सुविधा, सारी चीज़ें जो है ना, वो कैबिनेट मंत्री के जैसा मिलता है उसको, ठीक है। तो विपक्ष का नेता आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत सारे, अभी ये एक और पार्ट और आएगा इसमें, ठीक है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें जितने भी चीज़ें हैं सभी को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, विप यानी कि सचेतक। सचेतक का मतलब क्या है कि एक तरीके से मान के चलिए कि ये भी सदन में होता है, जो कि सभी पे नज़र रखता है सदन के अंतर्गत। उसमें ये जो व्यक्ति होता है जिसको सचेतक बोलते हैं, सचेतक का अर्थ भी आपको समझ में आ रहा होगा।
एक तरीके से सचेत करता है, यानी कि मान के चलो कोई उपस्थित नहीं हो रहा है या फिर उपस्थित हो रहा है तो वो किसी भी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देखता है ये सचेतक। देखिए, विप कार्य विप कार्यालय का उल्लेख, मतलब ये इसका जो उल्लेख है ना वो संविधान में नहीं है, ठीक है, ना ही सदन के नियमों में भी नहीं है, ना ही संसदीय संविधि में किया गया है, कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से अब याद रखेंगे हमेशा कि ये संसद का एक परंपरा चलते आ रहा है, संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना विप होता है, यानी कि अपना सचेतक होता है। ये सचेतक क्यों होगा, ये सचेतक और ये सदन का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता, सभी अलग अलग हैं, ठीक है ना। सचेतक क्या है कि मान के चलो दो दल हैं, ठीक है, उन दोनों दल का एक एक सचेतक होगा, यानी कि इस दल का एक सचेतक होगा, ये क्या करेगा अपने दल के सभी लोगों को परफेक्टली समय पे उन लोगों का मैनेजमेंट करेगा, वो लोग सदन में आने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, समझ रहे हैं? ये सब चीज़ों का जो देख रेख करेगा, ये इस दल का जो सचेतक है वो अपने दल का देख रेख करेगा, तो इसलिए ये सचेतक रखते हैं। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होता है कि वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे, मुद्दों के पक्ष या खिलाफ में, या फिर खिलाफ पार्टी का, या तो उसके पक्ष में मुद्दा, जो जो भी मुद्दा है उसके पक्ष में या फिर विपक्ष में, खिलाफ में होने में, मतलब पार्टी का सहायता करें। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है और सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देश का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो ये समझ में आ गया व्हिप क्या होता है। देखिए संसद के अब सत्र कैसे होते हैं, देखे होंगे ना, संसद में सत्र चलता रहता है उस समय। देखिए ये तीन सत्र होता है अपना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो इसी को हम लोग संसद का सत्र कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आहूत करना का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से बुलाना, ठीक है, बुलाना मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, वो संसद को अब बुलाते हैं, यानी कि सभी लोगों को बुलाते हैं, और क्या होता है उसमें फिर जो सत्र है उस सत्र से रिलेटेड सारी बातें होती हैं, उसमें सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसको आहूत करना, ठीक है, ये बोलते हैं, यानी कि उपस्थित होने का आदेश देना। तो ये कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और हमेशा ये कम से कम 2 बार होना चाहिए वर्ष में, ये अनिवार्य है, लेकिन वर्ष में 3 बार होता है। देखिए एक होता है बजट सत्र, ये होता है फरवरी से मई तक का बीच में, और ये होता है मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से इसी संसद के अंतर्गत जब सत्र चलता है तो उसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए जब सत्र चलता रहता है उसके बीच बीच में कुछ वर्ड यूज होता है, जैसे कि स्थगन, ठीक है। अब स्थगन क्या होता है ये देखते हैं। देखिए प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, ठीक है, हाफ हाफ करके होता है। जैसे कि देखिए सवेरे ये 11 बजे से 1 बजे तक का होगा, फिर दोपहर में भोजन के बाद यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक होता है, तो ये दो सत्र हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्थगन का वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्थगन द्वारा बैठक के कार्यों को कुछ निश्चित समय के लिए, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। समझ में आ गया, केवल थोड़े समय के लिए उसको स्थगन कर दिए सत्र को, बस इतना ही है, यानी कि थोड़ा देर के लिए रोकना, बस इतना ही याद रखना वर्ड। वर्ड इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे और भी वर्ड आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अब आता है सत्रावसान, सत्रावसान, ठीक है। अब ये वर्ड क्या है इसको समझते हैं। देखिए पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष या फिर सभापति जो है, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। तो सत्रावसान मतलब समझ में आ गया आपको।
इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सत्रावसान कर सकता है। यानी कि जो सत्रावसान है और जो स्थगन हम लोग बोले, स्थगन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन सत्रावसान क्या होता है, वो पूरा जब 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 पूरा हो जाता है ना, सत्र कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो उसको बंद करते हैं, क्लोज करना, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सत्रावसान। और उसको कौन करेंगे, उसको करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से ये इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम लोग, इसके अंतर में भी देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो सत्र को बीच में भी बंद करा सकते हैं, यानी कि सत्रावसान करा सकते हैं। देखिए अब स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग अंतर से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। देखिए स्थगन जो है यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान क्या होता है, यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सत्रावसान। अभी हम लोग देखें ना, यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता क्योंकि यह काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र के लिए एक नया नोटिस दिया जाता है। जैसे कि इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है, सत्रावसान में बताया ना, सत्र का पूरा क्लोज होना लास्ट, उसके बाद फिर से नया सत्र आएगा, दूसरा सत्र आएगा, तो उसमें वो बिल या फिर कोई भी ऐसा विधेयक है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फिर से उस पर चर्चा करने के लिए एक नोटिस जारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं विघटन। विघटन क्या होता है, देखिए जो हमारा ये राज्यसभा है, ठीक है, चलिए इसको मैं पढ़ के बताता हूँ पहले। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं होती, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन लोकसभा स्थायी सभा नहीं, हम लोग आगे पढ़े थे। ठीक है, इससे पहले पढ़े थे हम लोग। सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है। इसका क्या मतलब है हम लोग देखते हैं। देखिए विघटन दो तरीके से होगा लोकसभा का, एक स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाते हैं तब ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा जब राष्ट्रपति यदि चाहें सदन को विघटित करने का निर्णय लें तो हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, विघटन का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि जो लोकसभा है, अगर लोकसभा विघटित हुई, ठीक है, यदि लोकसभा विघटित हो गया, कैसे हो गया, हम लोग लोकसभा को पढ़े हैं कैसे हो सकता है, तो अगर उसका विघटन हो गया तो ये सत्र वैसे भी समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी हो जाए, वो अगर लोकसभा विघटन हो गया, खत्म हो गया, तो सत्र भी समाप्त हो जाएगा, वहीं पे टूट जाएगा यानी कि। तो ये विघटन का ये अर्थ होता है, आप बच्चे समझ जाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे जब सदन जब जब लोकसभा यदि विघटित होता है, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए जब लोकसभा विघटित हो जाता है उस समय जो विधेयक है, जब विधेयक पे काम कर रहे होते हैं उस समय संसद में, तो उस पे क्या क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहला इसमें टॉपिक है, लोकसभा में पारित हो गया है कोई ऐसा विधेयक, को एकदम अच्छे से सीक्वेंस से ले करके चलिए। लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जो कोई भी विधेयक है वो पारित हो गया है, लेकिन राज्यसभा में केवल विचाराधीन है, वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा में कोई कानून बनाने का बात चला, ठीक, कुछ बहस वगैरह हुआ, मतदान वगैरह सारा चीज़ काम कंप्लीट कर दिया लोकसभा, ठीक है, लोकसभा भेजा अब राज्यसभा के पास, राज्यसभा विचार कर रही है, तब तक लोकसभा विघटित हो गया। विघटित मतलब समझ में आ गया ना, पहले मैं बताया अभी तुरंत, विघटित हो गया, समाप्त हो गया लोकसभा। तो अब ये जो बिल है, जो ये अभी लोकसभा भेजा है, जो विधेयक, उस पर चर्चा चल रहा है राज्यसभा में, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो। मैं बताया था ना कि कोई ऐसा विधेयक जिस पे दोनों सदनों में बहस हो जाता है, मतभेद हो जाता है, उस समय उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। दोनों बैठ करके बात करेंगे, उसके बाद फिर उस पे विचार करके उस विधेयक को पास करना है या फेल करना है उसको देखेंगे। तो ऐसी स्थिति जब हो गया, ठीक है, दोनों में एक किसी विधेयक पे बहस हो गया, अब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला लिए हैं। उस समय अगर उससे जस्ट थोड़ा सा पहले यदि समाप्त हो गया, फिर से यहाँ पे लोकसभा विघटित हो गया, तो ऐसा विधेयक जो होगा वो समाप्त नहीं होगा। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें याद रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी चीज़ चला गया है इधर से काम कंप्लीट होकर के, तो वो फिर उस वो जो विधेयक होगा वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देख लिए, तीसरा देखिए, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित ना हो समाप्त नहीं होता। यानी कि मान के चलो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अभी विचार करना शुरू किए हैं राज्यसभा वाले लोग, ठीक है, कि एक विधेयक है जिस पे हम लोग को विचार करना है, इसको पारित कराना है, जो भी अपना बहस विचार विमर्श हो रहा है, अभी लोकसभा में पहुंचा ही नहीं है। तो राज्यसभा में विचार चल ही रहा है कि लोकसभा विघटित हो गया, तो ऐसे में लोकसभा से जुड़ा ही नहीं है ये विधेयक, तो ये तो राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा निरंतर चलता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, वो भी समाप्त नहीं होगा। हम लोग बता दिया हूँ मैं पहले ही, राष्ट्रपति के पास कोई भी चीज़ राष्ट्रपति के टच में आ गया मतलब वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, वो भी समाप्त नहीं होगा। इसमें भी राष्ट्रपति आ गए बीच में, यानी कि वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद से है गणपूर्ति या कोरम। ये कई बार वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए कोरम या गणपूर्ति को पहले नॉर्मली मैं बता देता हूँ। एक एक मिनिमम संख्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, हम लोग को क्रिकेट या फिर और भी कोई ऐसा गेम है, ठीक है, फुटबॉल कबड्डी ये सब जो गेम है, किसी भी गेम को खेलने के लिए एक परफेक्टली एक ग्रुप ज़रूरी होता है, यानी कि ग्रुप फुल होना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलो कि क्रिकेट में 11 लोगों का ज़रूरत है तो 11 लोग रहेंगे। ऐसे ही मतलब जो भी गेम में जितने लोगों की एकदम परफेक्टली आवश्यकता है उतने लोग रहेंगे तभी वो गेम स्टार्ट होगा। हालांकि वो जितना भी रहे क्रिकेट में भी वो भी चल जाता है, चला लेते हैं, लेकिन मान के चलो किसी में भी एक क्राइटेरिया हो, ठीक है, तो उस क्राइटेरिया का जो फुलफिल होता है उसके बाद गेम स्टार्ट करते हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है ना उसी को गणपूर्ति बोलते हैं, यानी कि कोरम बोलते हैं। अब हम लोग इस संदर्भ में देखते हैं, यदि दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, इसमें एक निश्चित यानी कि जो जितने भी दोनों सदन के जो लोग हैं उनके 10% एक निश्चित व्यक्ति को डिसाइड कर दिया गया, यानी कि 10% लोग सदन में आते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ों पे बात या फिर काम करना शुरू करेंगे, ये बात है। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि पूरे देश के लिए किसी भी नियम किसी भी ऐसे बात पे विचार विमर्श करना है और उसके लिए लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है ना। दो चार लोग मिल करके कर देंगे तो फिर कोई बात बनेगा नहीं उसमें। तो इसलिए ये निर्धारित किया गया है कि सदन में जितने भी लोग हैं उसका 10% लोग आएंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो जो 10% लोग हैं ना उसी को गणपूर्ति या फिर कोरम कहते हैं। देखिए कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है।
इसका अर्थ है कि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, ये एक नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। चलो ठीक है, पहले ही मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि जैसे ही एक लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, एक सब विघटन हुआ और फिर दूसरा लोकसभा बना, तो ये नया के आने से पहले जो पुराना जो पड़ा हुआ है, जस्ट उससे पहले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेम डक सत्र बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी ऐसा जो जो सत्र है जो विघटित होने, जो मतलब लास्ट वाला है, ये तो अभी बना नया, उससे पहले जो हुआ था उसका अंतिम दिन, ठीक है, उसका आखिरी दिन, वो जो सत्र होता है, वो आखिरी जो सत्र होता है उसको हम लोग लेम डक सत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि ये जो अभी चल रहा है, ये जो सत्र चल रहा है, इसका जस्ट जो लास्ट वाला सत्र आएगा, उस सत्र को हम लोग लेम डक सत्र कहते हैं। उस सत्र के बाद से फिर से एक नया लोकसभा का सत्र फिर से आएगा, एक नया सत्र आएगा, उसके बाद ये सत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समाप्त हुआ इसी को हम लोग लेम डक सत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, लेम डक कहलाते हैं। ये भी समझ गए आप। वर्तमान जो चल रहा है, उसके बाद फिर नया लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो पहले के जो लोकसभा के लोग व्यक्ति थे, वो लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो लोग कई लोग उसमें से नहीं जीत पाते हैं, तो वो जो बच्चे रह जाते हैं उनको हम लोग लेम डक कहते हैं। हाँ, सॉरी। देखिए आगे, संसदीय कार्यवाही कार्यवाही के साधन। ये जो हम लोग अभी संसद के अंतर्गत जो सत्र ये सब जो चलता है, उसी का ही हम लोग और भी वर्ड यूज होता है उसको भी देखते हैं। देखिए, ये एक है प्रश्नकाल। ठीक है, संसद का पहला जो घंटा होता है प्रश्नकाल होता है। इस दौरान में क्या होता है कि सदस्य प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, सामान्यतः मंत्री उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन तरह के होते हैं इसी में। ये होता है तारांकित, अतारांकिक और अल्प सूचना वाले। लाइट चली गई है। चलिए ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ, है ना। तो ये तारांकित होता है, अतारांकित होता है और अल्प सूचना वाले होते हैं। तो देखिए, पहला होता है ये तारांकित। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि अतारांकित में क्या होता है, अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होता है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यानी कि अतारांकित जो प्रश्न है वो क्या होगा, लिखित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, लिखित रूप से मतलब एक रिपोर्ट जरूरी है उसके लिए। ठीक है ना। अल्प सूचना वाले जो होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। तो ये तीनों में बेसिक अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। और ये जो प्रश्न काल है, बस ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, उसके बाद आता है शून्य काल। ठीक है ना। तो शून्य काल, देखिए ये क्या होता है, प्रश्न काल की तरह प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का भी उल्लेख नहीं, यानी कि इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन चल रहा है ये एक तरीके से औपचारिक अनौपचारिक साधन है ये। ठीक है। इसमें देखिए, बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं ये शून्यकाल में। शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट तुरंत बाद आता है, यानी कि जब प्रश्नकाल का शुरुआत होता है वो जब अंतिम उसका लास्ट होता है, उसके बाद से शून्यकाल चालू होता है।
देखिए प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव भी होते हैं तो उस प्रस्ताव को भी समझते हैं। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। यानी कि किसी भी चीज के लिए पहले प्रस्ताव लाएंगे ना, किसी भी चीज के लिए पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। किसी भी व्यवस्था, यानी कि मान के चलो किसी भी नियम या कानून किसी भी चीज को बनाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले उसका एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव का मतलब कि एक तरीके से मंजूरी लाना, समझ रहे हो आप, मंजूरी लाना कि इस चीज पे बात किया करना है, इस चीज पे विचार करना है। तो यही एक प्रस्ताव, इसको प्रस्ताव कहते हैं। देखिए क्या क्या प्रस्ताव है। सबसे पहले देखिए कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, आगे अब मैं पढ़ूंगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। देखिए साधारण कटौती, सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या होता है। यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इस मतदान के लिए केवल इसको रखना है। जैसे कि किसी विधेयक पे विचार चल रहा है, ठीक है ना, संसद का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जान रहे हैं आप। तो उस समय क्या होता है कि कटौती प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें पहला है साधारण कटौती। इसमें क्या होता है कि बहुत समय से किसी एक विधेयक पे विचार चल ही रहा है, तो उस समय ये प्रस्ताव ले आते हैं कि हाँ ये जो विधेयक है इस पे पहले से ही बातचीत हो चुका है, बस अब इसमें मतदान करना है तो इसको अलग से रख दो। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मंजूरी लाएंगे तब तो वो जो मंजूरी यानी जो प्रस्ताव है वो साधारण प्रस्ताव है। जब उसको ले आएंगे तो उस पे बहस नहीं होगा, उस विधेयक पे डायरेक्टली उस पे मतदान करा देंगे। दूसरा है देखिए कंगारू कटौती। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। पढ़ने से ही आप समझ में आ गया कंगारू कटौती का क्या मतलब होगा। जो जो इम्पोर्टेंट उसमें जो भी टॉपिक है उसको उस पे बहस कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे, मतदान कर लेंगे, बाकी जो बचे हुए सभी को पारित मान लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंगारू कटौती। उसके बाद से आता है गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। समझ में आ गया प्रस्ताव, अब इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गिलोटिन प्रस्ताव का ये मतलब है कि किसी विधेयक पे अगर किसी को लगता है कि नहीं इस पे तो अभी और विचार होना है या फिर विचार ही नहीं हो पाया है, छूट गया है, बहुत सारे विचार बहुत सारे काम है ना, तो मान के चलो इस पे छूट गया है, किसी को लग रहा है कि हाँ ये जो है इस पे विचार करना जरूरी है, तो वो गिलोटिन प्रस्ताव लेकर के आएगा। यानी कि एक तरीके से नोटिस जो बताया ना मैं, उस तरीके से लेकर के आएगा कि हाँ इस पे विचार करना जरूरी है। फिर उस पे उस जो जो भी टॉपिक है उस पे फिर विचार किया जाएगा। तो ये कटौती प्रस्ताव समझ में आ गया। देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी होता है। इस प्रस्ताव में देखिए क्या होता है। इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है, जो कि यानी कि नवाचार है, समझ में आ रहा है ना। संसद की किसी प्रक्रिया में नहीं है, केवल इसको एक परंपरागत तरीके से अनौपचारिक तरीके से लेकर के आए हैं। 1954 से अस्तित्व में आया है ये। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों का में इसका उल्लेख है। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें नियमों में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। लेकिन एक तरीके से नवाचार ये बीच में ही इसको लाया गया है इस चीज़ को। देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मुख्य बस इतना याद रखना है, इसमें बेसिक बात बस इतना है कि मान के चलो किसी भी तरीके से लोक महत्व का जो एक किसी भी तरीके का एक बात है, ठीक है, उस पे करना ज़्यादा जरूरी है। यानी कि समझ रहे हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा में चर्चा चल रहा है उस समय यदि किसी इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है जो
हमारा जो पूरा संसद है वो किस लिए है? पूरा देश के लोगों के लिए है। तो उससे संबंधित कोई भी विवाद होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट कार्य होता है, तो उस पर मंत्री का ध्यान लाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आते हैं। बस इतना ही बात को आपको याद रखना है। उसके बाद से देखिए स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या है? देखिए, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। देखिए, ये स्थगन प्रस्ताव बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है। अचानक से मान के चलो किसी को ये लगता है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिस पे तुरंत बात करना ज़रूरी है। ये क्यों होगा? सारा चीज़ कहीं ना कहीं देश में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सिचुएशन बिगड़ रहा है, उस स्थिति में बात करना तुरंत ज़रूरी है। तो ऐसे स्थिति पर बात करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि सारी चीज़ों को रोक दो, अभी बस इसी पे बात करो। तो ऐसे चीज़ों को, ये स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोगों का समर्थन जरूरी है। ठीक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती है। ये भी बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आता है अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, यानी कि लोकसभा मंत्रिमंडल के अविश्वास प्रस्ताव, अगर मतलब समझ लो कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो मेन चीज़ है कि जो रूल कर रहा है ना, जो गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं, यानी कि जो दल अभी रूल कर रहा है उसी के खिलाफ लाया जाता है ये। ठीक है। यानी कि साधारण भाषा में समझते हैं कि ये लोकसभा में एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि लोकसभा में कोई ले करके आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दल अभी सरकार है, जो ठीक है, जो मैनेजमेंट कर रही है पूरे देश का, उसको ये बोला जा रहा है कि हम जो हैं, हमारा आपके ऊपर विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो अब यदि जो मेन गवर्नमेंट है जो पूरे देश को संभाल रही है, यदि उस पे अगर किसी को विश्वास ही नहीं है, तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, अपना पद हटाना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो विश्वास प्रस्ताव होता है ना, अगर ये पास हो गया, बहुत सारे लोग, अगर लोकसभा के बहुत सारे व्यक्ति अगर मिल करके ये कहने लग गए कि नहीं, ये सरकार पे हमारा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि अविश्वास प्रस्ताव वाले व्यक्ति ज़्यादा हो गए ना, तो फिर इस दल को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि वहीं पे विघटित हो जाएगा। तो हम लोग बार बार पढ़े पढ़े हैं। देखिए, ये इसीलिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये हम लोग बहुत बार आगे पढ़े हैं, प्रधानमंत्री, ये सब मंत्रिमंडल में सब पढ़े हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि वो विश्वास पे आधारित होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पारित करा दिया गया ना, तो फिर जो लोकसभा है विघटित हो जाएगी, सरकार यहाँ इसकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, फिर से नया लोकसभा गठन होगा, चुनाव होगा। ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव का समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 50 लोग पहले समर्थन देंगे, उसके बाद ही होगा। ठीक है। तो देखेंगे बीच बीच में जब सत्र चलता रहता है तो ये सब आता है। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद से निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है। ये जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव बहुत हैवी नहीं है, ये नॉर्मल है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव थोड़ा डेंजर किस्म का। देखिए, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। जबकि निंदा प्रस्ताव को है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और ये सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। उसके बाद से निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या फिर कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। समझ में आ गया निंदा प्रस्ताव क्या है?
कोई ऐसा नियम कानून बना दिया गया जिसको ये बताना है कि हाँ नहीं ये गलत है, हम इसका अ, विरोध करते हैं, इस तरीके से विरोध जताने के लिए निंदा प्रस्ताव लाते हैं। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि निंदा प्रस्ताव में यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है ये। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, ये आपको मैं बताया था अभी। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हैं। ये एक और चैप्टर आएगा इसका लास्ट, उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।